राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ लेखक, रंगकर्मी और अभिनेता मानव कौल। मानव कौल 19 दिसंबर 1976 को कश्मीर के बारामूला में पैदा हुए मानव कौल एक चर्चित नाटककार और अभिनेता हैं। नाम क्या तेरा? अल्बर्ट पिंटो। आपने फिर मुझे ढूंढ लिया। तुम छुपे हुए थे? हाँ, पर मैं खेल नहीं रहा था। फिर भी पकड़े गए। मैं बहुत कमजोर हूं। तुम मेरे अपने हो और बेटा तुम्हें बार बार निराश करना मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैं ठहरा पूजा पाठ वाला आदमी, ये सब राजनीति वगैरह मेरे बस की बात नहीं। पर जन सेवा भी तो एक तरीके से भगवान की सेवा का ही काम होता है। शास्त्री जी, बहुत आशा है आपसे। एक बार सोच के तो देखिए, मैंने अभी तक उसे नहीं छोड़ा। माना जिंदगी की शुरुआत मुमकिन नहीं दोबारा, मगर मुमकिन है हर मोड़ से एक नई शुरुआत दोबारा। मानव कौल का बचपन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गुजरा और वहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हुई। होशंगाबाद में देखे एक नाटक से उनकी रुचि नाटकों की तरफ हुई, जबकि तैराकी में उन्होंने कॉलेज के दिनों में बड़ी कामयाबियां हासिल की। भोपाल में उनकी स्नातक शिक्षा के बीच नाटकों का ही पलड़ा भारी रहा और मानव कौल वहां आलोक चैटर्जी के साथ रंगकर्म में सक्रिय हो गए। जब बाकी लोग उसको देख रहे थे, छू रहे थे, फोटो खींच रहे थे, तो मुझे अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। मुझे लगा मैं इस ताजमहल को अपने घर लेके चला जाऊंगा। पर जो कभी ठीक तुम्हारे पीछे बिखरा पड़ा था ना, वो शायद पड़ा होगा अभी भी की आशा में। मैं खुद को समेटे हुए फिर से आता हूं तुम्हारे पास, फिर बार बार, और हर बार छोड़ जाता हूं थोड़ा सा खुद को, ठीक तुम्हारे पीछे। अभिनय और रंगकर्म के लिए नए अवसर तलाशते हुए जब मानव कौल मुंबई पहुंचे तो उन्हें साथ मिला वरिष्ठ रंग निर्देशक और अभिनेता सत्यदेव दुबे का। जल्द ही मानव कौल के लिखे और निर्देशित नाटकों से दर्शकों का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होने लगा। I miss her so much. Where is she? I miss her. I want to see her. Where is she? पिछले 15 वर्षों में मानव कौल के लिखे करीब 13 नाटक नियमित रूप से मंचित होते हैं। उनकी लिखी 3 किताबें लगातार सर्कुलेशन में रहती हैं, जबकि कविताओं और कहानियों की 2 नई किताबें शीघ्र ही प्रकाश्य हैं। करीब 20 फिल्मों में काम कर चुके मानव कौल तुम्हारी सुलू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। 2002 में हंसा मानव कौल की पहली निर्देशित फिल्म है। मंडी भाई, मुझे भी खिलाओ ना। हंसा, मैं भी यार। चुप है। मैं सुनो, हंसा की आधी रोटी। अबे यार, फिर आधी रोटी। फिर आधी रोटी। पगला क्या? आधी रोटी, दोनों तरफ से फील्डिंग ही फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग नहीं मिलेगी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमको बताइए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नाटकों से आपने एक तरह से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे करके अब तो आप फुल फ्लेजेड एक्टिंग में हैं, नाटक भी कर ही रहे हैं। ये नाटकों को लेकर प्यार आपका कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ के आप रहने वाले हैं? कहाँ पैदा हुए? और मुंबई पहुँचने तक का सफ़र, इसको हम लोग एक स्केची ढंग से बात करेंगे। मेरी पैदाइश बारामूला ख्वाजाबाग में हुई है, कश्मीर में। और मेरी माँ होशंगाबाद से हैं, पिताजी श्रीनगर से हैं, रैनावारी में। और मैंने वहाँ से, हम लोग जब होशंगाबाद वापस आए तो मुझे याद है मैंने माता दीन चांद पे एकलव्य संस्था जो होशंगाबाद है उनका देखा था। तो एक छाप रह गई थी थिएटर के दिमाग में कि थिएटर इस किस्म का होता है। और वो जो एकलव्य संस्था में जितने हमारे घर के सामने थे
तो जो लोग आते जाते रहते थे वो एक अलग विरले लोग लगते थे मुझे, क्योंकि हम लोग तो बहुत रायते सा यूथ था हमारा, खेलना कूदना भागना दौड़ना, उसके बीच में कुछ एक लोग धीमी गति से चलते हुए दिखते थे, तो बड़े अच्छे लगते थे। तो जब मैं भोपाल आया और स्पोर्ट्स के दौरान नदी में मैं स्विमिंग करता था, हम लोग पैसा वैसा बीनते थे तो हमको स्विमर बना दिया गया। तो स्विमिंग के बाद हुआ ये कि वहाँ एक नाटक देखा मैंने भोपाल में, शायद वो हबीब साहब का नाटक था, और मुझे लगा यही है वो जो मुझे करना है। और उसके बाद से जो मैंने स्विमिंग छोड़ी, सब छोड़ा, और जो थिएटर शुरू हुआ वहाँ से, पहला नाटक मुझे याद है नज़ीर कुरैशी का था, मुआवजे मैंने किया था, और उसके बाद आलोक भाई के साथ जुड़ा। और थिएटर करते करते भोपाल में, चूँकि मैं जॉब करता था और थिएटर भी करता था, तो वो बड़ा जीवन थोड़ा कठिन लगने लगा मुझे। मुझे लगा इससे कठिन क्या होगा बम्बई, और मैं बम्बई आ गया 21 साल में। बम्बई की यात्रा में सबसे पहला किस्मत अच्छी थी कि सत्यदेव दुबे वर्कशॉप कर रहे थे एक, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया वर्कशॉप में, और उन्होंने एक इंशाल्लाह नाटक के लिए कुछ 4, 5, 8 लड़के चुने। तो कुछ 8 लड़कों में उन्होंने मुझे भी चुन लिया, और फिर एक सानिध्य सत्यदेव दुबे का बन गया। फिर वहाँ से सुनील शानवाग और बाकी सारे लोग जो बम्बई के थे, उनके साथ थिएटर शुरू हो गया। 2003 तक मैंने लगातार थिएटर किया बम्बई में, और फिर एक और समस्या आन पड़ी कि मुझे लगने लगा ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और करना है। और मैंने थिएटर में एक्टिंग छोड़ दी और पार्टिसिपेशन छोड़ दिया, और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, जो थोड़ा बहुत, एक फिल्म जजंतरम अमंतरम की थी तब तक मैंने, सीरियल टीवी सब छोड़ दिया, और घर पे बैठा रहा और वापस जा नहीं सकता था, और करना क्या ये पता नहीं था। उस दौरान कुछ 1 साल के वक्फे में एक दिन अचानक मैंने शक्कर के 5 दाने लिखा, और वहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जो अरण्य थिएटर ग्रुप हमने शुरू किया, और फिर मैं नाटक लिखना और डायरेक्ट करने का एक जर्नी शुरू हुई। तो शक्कर के 5 दाने की फिर शुरुआत हुई, लेकिन हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि कश्मीर से, बारामूला से आप लोग होशंगाबाद क्यों आए? पहला तो मेरी नानी जो थी, मेरी माँ थोड़ी चिंतित थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो अकेली ही रहती थी। तो हम मेरी माँ उनसे अलग नहीं रह पाई, वो कश्मीर उनको लेके गए, हम उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, लेकिन वो नर्मदा किनारे वाली महिला थी, उन्होंने कहा हम वापस जाएंगे, तो हमें वापस आना पड़ा उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए। वो कुछ दिन बढ़ते बढ़ते ऐसे हुए कि कश्मीर में समस्याएं शुरू हो गई, और वो समस्याएं इतनी बढ़ गई कि मेरे पिताजी को अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा, और वो भी आ गए होशंगाबाद। तो हम लोगों को एक तरह से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होशंगाबाद शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर होशंगाबाद में रहते हुए आपने क्या पढ़ाई की होगी? हमने BA किया है, वो भी मतलब बैक बेंचर थे, तो ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहते थे, और जैसे कैसे जो है एक्चुअली स्कूलिंग वहाँ ख़त्म की, और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं था, साई हॉस्टल में भोपाल में, वहाँ मैंने कॉलेज ख़त्म किया। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के ज़माने में ही आपकी दिलचस्पी थिएटर में शुरू हो गई, और उसके लिए कौन सूत्रधार कौन बने? वहाँ पे मैंने असल में भारत भवन में एक नाटक देखा था, शायद हबीब साहब का नाटक था वो, और मेरे को ध्यान, शायद चाणक्य देखा था या मुद्रा राक्षस, शायद कोई सा एक नाटक ज़रूर देखा था, और शायद हबीब साहब का ही था। और वो देख के आने के बाद मेरे को वो एक होता ना कि एक जो नुक्कड़ नाटक देखे थे और एक प्रोफेशनल प्ले देखा अपने थिएटर में, और ये संभव है और यहीं पर ही आसपास हो रहा है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने, याद है उस समय मैंने फ़ोन किया अपनी माँ को, बोला मुझे थिएटर करना है। तो उनका फिर ये स्विमिंग, तुम तो मध्य प्रदेश के अभी चैम्पियन हो, और ये वो सब, जॉब लगने वाला है तुम्हारा। तब तक मुझे जॉब ऑफर आने लगे थे स्पोर्ट्स कोटे से, क्योंकि मैंने काफ़ी नेशनल किए हुए थे। मैंने कहा नहीं, अब थिएटर करना। तो माँ ने कहा कि देखो, दोनों हाथों से लड्डू नहीं लेते, एक छोड़ दो और जाओ थिएटर करो। और उसके बाद में स्विमिंग पूल में उतरा नहीं, फिर मैं थिएटर ही करता रहा। और थिएटर करने के लिए कौन उसमें मार्गदर्शक कौन बना? एक तरह से कहिए कि भोपाल में रहते हुए कोई एक केंद्रीय भूमिका किसकी रही जो आपको? आलोक चटर्जी, वैसे, क्योंकि एक आलोक चटर्जी में एक वो बड़ी ख़ास बात थी, वो बहुत पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलते थे सबको, और वो इतना, एक तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जब वो बोलते हैं तो आप उनको मैस्मराइज तरीके से सुन सकते हो। बंसी कौल, जब बंसीदा बोलते हैं तो आप बंसीदा को सिर्फ सुन सकते हो, इतना सुंदर बोलते हैं।
और उनका जो एक्सपीरियंस था, और हम जैसे लोगों के लिए जो एक होशंगाबाद से आए हैं, थिएटर का कोई इल्म नहीं है, तो जिस तरह की किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया, वो उनकी शुरुआत सारी आलोक भाई के उससे हुई थी। तो मेरे ख्याल से वो जो बेसिक एक पढ़ाई, बेसिक एक थिएटर की जानकारी, तो जैसे हमने प्रसाद किया, तो हमने प्रसाद पहले पूरा प्रसाद पढ़ा, और तब प्रसाद पे हमने ध्रुव स्वामिनी किया उनका, फिर हमने फादर किया, फिर हमने कुछ और भी नाटक किए थे जो हमने, जैसे परसाई जी हमने किया उसे, लेकिन उनका ये कहना था अगर आप ये कर रहे हो तो पहले उनका सब कुछ पढ़ो तब इस पे आओ। तो वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्कूलिंग थी कि, और हमको लगा यार ये तो पढ़ाई बड़ी अच्छी है। इसके अलावा और क्या आप पढ़ रहे थे, क्योंकि बाद में फिर आपके लेख की व्यक्तित्व को भी उस पढ़ाई ने प्रभावित किया होगा, तो जो भोपाल में रहते हुए पढ़ाई थी वो किस तरह की थी? भोपाल में रहते हुए पढ़ाई बड़ी फ़नी थी, क्योंकि मैं जिनके घर जाता था उस समय थिएटर में, सबके घरों में किताबें होती थी, और मुझे लगता मेरे घर में कमरे में जो मैंने किराए पे लिया था उसमें किताबें नहीं हैं। तो वहाँ राधुका प्रकाशन था और सबसे सस्ती किताबें वहीं मिलती थी, तो 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये की मैं किताबें बटोर लाया। तो वो दिखती भी अच्छी हैं, मोटी मोटी, और उनके कलर भी अच्छे होते थे। तो उसमें गोरकी उठा लाया, उनका उसके विश्वविद्यालय और बचपन और सब, और स्थानधाल, मायाकोव्स्की, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की, सब उठा के मैंने घर पर रख दिया। अब चूँकि रखे रहते थे तो पढ़ाई चालू कर दी, और मैं इनको छुपा के रखता था इन लेखकों को। मुझे लगता थोड़े चीप लेखक हैं, सस्ते मिलते हैं, इनको बताना नहीं चाहिए कि मैं ये पढ़ता हूँ। और इसके अलावा मैं नाटक पढ़ने लगा, जिसमें मुझे पहला याद है, मैंने जब आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था, मैं अकेले कमरे में रात में जार रो रहा था जब मैं उसका तीसरा अध्याय पढ़ रहा था। तो वो इम्प्रेशन इतने इंटरेस्टिंग थे और इतने अच्छे थे कि जब बाद में मुझे पता लगा कि ये दोस्तोवस्की और मायाकोव्स्की और ये बड़े बड़े राइटर हैं, स्थानधाल बड़े राइटर हैं, और ये मैं पढ़ चुका हूँ, तो एक बात की खुशी भी हुई। और फिर मैं तो एक्चुअली पढ़ाई मैंने कुछ भोपाल में इस तरीके की शुरू की, और मोस्टली आलोक भाई से कह के एक किताब ले लेता था, और पढ़ के फिर उनका सिर्फ यही कहना था कि किताब पढ़िए फिर बात करेंगे उस पर, तो उस चक्कर में उसको अच्छे से पढ़ लेते थे। ऐसा तो यूँ कुछ। अच्छा, मुंबई जब आप पहुँचे होंगे तो सत्यदेव दुबे जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो एक वर्कशॉप कर रहे थे, मंडे वर्कशॉप होता था, जिसमें कुछ 180 लोग पृथ्वी आते थे, और एक पूरा वर्कशॉप चल रहा होता था। सबको एक ही स्पीच को 200 बार बोलना होता था। 200 बार? तो सब बोल रहे होते थे एक ही स्पीच को चिल्ला के। उसमें उनको कुछ 8 लोग चुनने थे, और किस्मत से उन्होंने मेरा नाम ले दिया। तो ये बाय एक्सीडेंट ही था, क्योंकि मैं तो बहुत डरपोक आदमी था, और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, तो मैं वहाँ से आया हूँ कि आप आँख में आँख डाल के देखते भी नहीं हो, तो मैं तो नीचे मुँह करके 4 साल उनके साथ काम किया है। और उनका मिलना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे लिए, क्योंकि वो आपके सारे प्रपंच झाड़ देते हैं, वो बेसिक पे ले आते हैं, और डांट के आपको जो है आप मतलब सब धो पहुँच के सुखा देते हैं। और उनके थ्रू मुझे सबसे ज़्यादा भाषा के धनी हैं, ऐसे प्रोफेसर वसंत देव से लेके भवानी भाई का उनका जो मेन जो संसर्ग है वो भाषा का इतना सुंदर है कि जब मेरे को याद है जब उन्होंने सुख का दुख कविता सुनाई थी, मैं अवाक सा बैठ गया था, क्योंकि इतनी अच्छी सुख का दुख भवानी भाई की कविता मैंने सुनी नहीं थी किसी के मुँह से। और हम दोनों की एक बातचीत में भी मैं उनके पीछे पड़ा रहता था कि सुख का दुख दे दो आप मुझे ये कविता, क्योंकि भाई मिलती नहीं थी वो सुख का दुख। तो उन्होंने आखिरी तक दी नहीं मुझे वो कविता, कि नहीं तुम लड़कियों को इम्प्रेस करोगे सुना के, हम नहीं देंगे। तो लेकिन उनसे जो वास्ता हुआ, उनसे भाषा का जो एक समझ है, जो नाटक में भाषा का आना और जो सरलता है, वो उनसे बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मेरा ख्याल है मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला जिनका सानिध्य सत्यदेव दुबे जी के साथ इतना नज़दीक रहा, आपका जैसे रहा। किसी उदाहरण से समझाइए कि सत्यदेव दुबे जी में की जो रंग कर्म है और उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह अपने सहयोगियों को वो प्रेरित करते हैं और उनको लाते हैं सामने उभार कर, उसे किसी अनुभव से हमको समझाइए। एक्चुअली उनके 2 बड़े छोटे बहुत बेसिक उनके थे कि आप अपने वाक्य के अंत तक पहुंचिए और साफ बोलिए, स्टेज के पहले 2 नियम, उसके अलावा एक्टिंग खुद आ जाएगी। पहले बेसिक के तो वो हर चीज़ को बेसिक पे ले आते थे। और दूसरा जो मेरे को किसी दूसरे व्यक्ति ने जो उनके साथ काफ़ी काम किया, उन्होंने समझाया कि हम उनसे कोई भी सवाल पूछने से बहुत डरते थे, क्योंकि जो भी सवाल पूछोगे वो सीधा डांट देंगे, जवाब ही नहीं देंगे आपको, और आपको इतनी बेइज्जत करेंगे कि आप उसके बाद सवाल पूछने के
आप में हिम्मत नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि आप काम कर रहे हो तो आप सवाल आपके साथ पलने लगते थे और आपको एक दिन जवाब मिल जाता था। ये मेरे ख्याल से दुबे जी की बहुत बड़ी खासियत थी कि हम छोटे सवाल उसके तुरंत जवाब मिल गए और हम खुश हो गए। ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। हमारे साथ था कि हमारे पास सवाल बहुत थे लेकिन हम पूछ नहीं पाए, और उसके जवाब जैसे जैसे हमको मिलते गए हमको लगा कि नहीं, कुछ तो बदलाव आ रहा है हमारे अंदर। और दुबे जी हमेशा कविताएं सुनाते थे लगातार, और आपको कविता की समझ एक तो पढ़ने की और समझने की वो इतनी ज़्यादा मिलती है हमसे इसकी बात में। तो मुझे बड़ा उनके सामने में सबसे ज़्यादा जो तो मैं बीच बीच में जब मैं लिखना चालू किया था तो कुछ कविताएं उनको सुना देता था, तो उनको पसंद आने लगी थी कविताएं। तो मैंने कहा चलो मतलब बहुत बुरी हालत नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक लिख लेता हूँ मैं ऐसा। लेकिन जब मैंने शक्कर लिखा तब तक मैं थिएटर छोड़ चुका था उनके पास। अब उनको पता लगा कि मैंने एक नाटक लिखा है, मेरे गुरु हैं वो, तो उन्होंने कहा कि तुम राइटिंग मत करो, ये अभी एक्टिंग करने का समय है, जब बुढ़ापे में राइटिंग करना। मैंने कहा नहीं, मैं राइटिंग करूँगा। तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हमारी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये नाटक मैं डायरेक्ट करूँगा, तुम एक्ट करो। मैंने कहा नहीं। लेकिन फिर मेरा ये एक मानना मेरे को तो ठीक लगता है कि आई वांट टू फील बाय माई सेल्फ। मैंने उनको कभी अपने रिहर्सल में आने नहीं दिया, और मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, उन्होंने मांगी, मैंने कहा पढ़िए लेकिन मुझे बताइएगा मत कुछ भी, आप नाटक देखिए और उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। उस बात पर उनको काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि मैं शायद पहला उनका स्टूडेंट था जिन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया उनको। लेकिन जब उन्होंने नाटक देखा, नाटक देख के निकले, तो उन्होंने एक क्रेडिट तो लिया कि शक्कर के 5 दाने मेरा आइडिया था नाटक का नाम देने का। मैंने कहा क्योंकि मैंने उसमें कुछ और नाम रखा था पहले, उन्होंने कहा ये क्या गंदा नाम है, तो मैंने दूसरा नाम सोचा और मैंने कहा शायद ये ठीक है। तो उन्होंने देखा अगर मैं नहीं बोलता ये नाटक हिट नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, क्रेडिट तो उनको सारा जाता ही है। लेकिन जब वो नाटक देखा, लेकिन उनको हमेशा लगता था कि मैं अभिनेता हूँ, मुझे अभिनय ज़्यादा करना चाहिए इस वक्त। और लेकिन फिर बाकी नाटक की जर्नी से मज़ा ही आने लगा, वो सारे नाटक देखे थे मेरे। लेकिन क्या इतना ही आसान था कि मुंबई पहुंचने के बाद आपका रास्ता बड़ी सरलता के साथ आगे बढ़ता जाता और आप सत्यदेव दुबे और फिर अपना नाटक लिखना, फिर अपना ग्रुप बनाना, क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो सब जिससे एक कहानी आपको सीधे सीधे समझ में आती है। इस हर पेड़ के नीचे जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। मुझे याद है मैंने पहली बार विनोद कुमार शुक्ल को और गोरकी को अपनी चौल में बैठ के पढ़ा था। अप्पापाड़ा चौल में हम रहते थे, जहाँ हमको बाथरूम भी कॉमन बाथरूम जो होते हैं बम्बई में वो थे, और हम 3 लोग साथ रहते थे। और मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई वहीं हुई है, उसी चौल में बैठ के, कि वहाँ करने कुछ था नहीं, अब पैसे थे नहीं खाने के लिए, तो हम जितना कम से कम बाहर निकले उतना अच्छा था हमारे लिए। और जब पूरा लेखन के बाद भी जब शक्कर हुआ, उसके बाद भी करीब 12 साल मैं एक बहुत छोटी जगह रहता था, एक रूम के कमरे में रहता था, बनराई एक जगह है वहाँ पे, और सिर्फ नाटक लिखता था और डायरेक्ट करता था और घूमता था, और लगभग कर्जे में रहता था। और मेरे जितने नाटक हैं वो आज तक किसी न किसी ने प्रोड्यूस किए हैं। जो भी आदमी मेरा नाटक देख के प्रसन्न होता था, और अगर वो धनी आदमी है तो मैं उससे कहता था अगला नाटक आप प्रोड्यूस करिए। तो उसमें आशीष अरोड़ा जो सोना पानी से, उन्होंने 2 नाटक प्रोड्यूस किए हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने, कुछ जो एक्टर हैं जो थोड़े सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने कम नाटक पसंद है, उन्होंने 20 और नाटक प्रोड्यूस किया, 20,000 रुपये दे रहे हैं, 30,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें हम नाटक करते थे। लेकिन वो भी हमारे पास नहीं होते थे। तो लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नाटक मेरा कभी जो मैंने लिखा है ऐसा हुआ नहीं कि वो पैसे कांड कभी रुका, कहीं ना कहीं से हो जाता था कुछ। तो ये जो अपनी लिखाई में ख़ास तौर पर अगर आप अपने पहले नाटक शक्कर के 5 दाने को देखें, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या खोज क्या है जिससे आपका लेखक खुद ही प्रेरित रहता है? मेरे ख्याल में अभी अगर मैं पलट के देखूँ इन रेट्रोस्पेक्ट, तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म ज़्यादा मेरे अंदर हावी था, खासकर इनिशियल सारी राइटिंग में। और शक्कर के 5 दाने की राइटिंग बहुत, क्योंकि ह्यूमरस राइटिंग है, एट द सेम टाइम पोइटिक राइटिंग है, और उसमें एक जो सरल सा आदमी है वो उसको कविता कहनी है, और उसको लगता है कि कविता तो उसके लिए दूर की बात है, जबकि उसकी पूरी लाइफ ही एक पोइट्री है। तो इस तरीके का कुछ एक इमेज और बिम्ब लेके एक सोलो प्ले किया था हमने,
और हमारी किस्मत है कि वो प्ले लोगों को समझ में आया और पसंद आया, तो मैं वो कंटिन्यू करता गया आगे लिखना अपना। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, एग्जिस्टेंशलिज्म। हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि बहुत तरह के इज़म्स उन्होंने सुने होंगे, लेकिन आपका जो एग्जिस्टेंशलिज्म से क्या आशय क्या है? मेरे ख्याल से जो मैं की धारणा है, खासकर जो जिन तरीके के लेखों से आप इम्प्रेस होना चालू होते हो लेटर, जैसे मैंने अगर चित्रलेखा से अपना रीडिंग शुरू की थी और देवकीनंदन खत्री को पढ़ा था, तो किस्सा गो कहानियाँ आपको बहुत पसंद आती थी। जब अज्ञे की कहानियाँ पढ़ी आप विस्मित हो जाते हो उनका अंत पढ़ के, कि वो हमेशा एक बहुत सरप्राइज है। एक समय के बाद मुझे वो कहानियाँ बड़ी बोर करने लगी थी, जो एक अच्छी कहानियाँ होती हैं, और मुझे लगा मुझे कुछ और चाहिए। और जब पहली बार मुझे याद है मैंने काफ्का का मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, मतलब मेरा पूरा बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किया था। मैंने जब दोस्तों क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था, मैं कई महीनों तक उसको लिए घूम रहा था। ऐसे ही जब मैंने कामू आउटसाइडर पढ़ा और कोएत्जी का डिसग्रेस पढ़ा, ये वाली और सॉल बेलो पढ़ा, ये कुछ किताबें हैं जिन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बदलाव मेरे भीतर लाया था। और मुझे वो जो मैं की धारणा जो बहुत पहले यूरोप में विकसित हो चुकी थी, वो उससे एक तरीके वाकफ़ा मेरा बहुत अभी भी हुआ था। और उसके बाद जिस तरीके की फिल्में देखी गई, आप वॉन्ग कार-वाई देखते हैं, आप वो सिनेमा अचानक आपके सामने फटता है जो आपने कभी देखा नहीं था कि इस तरीके का भी सिनेमा बन सकता है। फेलिनी को आपने देखा, आपको लगा नहीं कि ऐसा सिनेमा बन रहा है। 8.5 देख के मतलब मैं खुश हो गया था कि अरे ऐसा सिनेमा बना है क्या, और ऐसी भी बातें कही जा सकती हैं। जैसे मुझे याद है मैंने पहली लाइन ही पढ़ी थी कि वो अपनी नींद से उठा और उसने देखा वो कीड़ा है मेटामॉर्फोसिस की, और मुझे लगा कहानी ऐसे कैसे शुरू हो सकती है, और उस कहानी उसी सत्य पे ही चलती रही। ऐसा नहीं था कि वो एक सिंबल था, कुछ नहीं था, वही सत्य था। और उसके बाद जो उसके मायने बदलते गए इन ए वेरी रियल सेंस, मुझे लगा ये ऐसा कुछ कहना और करना चाहिए। शायद पीले स्कूटर वाला आदमी जो मैंने नाटक लिखा है, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न भी यही था कि मैं कुछ ऐसी बात स्टेज पे कहना चाह रहा था जो कभी हुई नहीं, घटित नहीं हुई, कहीं नहीं गई। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के 2 टूल थे, एक लेखन और एक निर्देशन। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ जेन्युइनली एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एंड स्पेशली जब एक रिलीजन का पॉइंट तो सबके जीवन में आता है, और रिलीजन का पॉइंट मेरे जीवन में भी आया कि हम कहाँ, क्या, ये रिलीजन क्यों, और मैं नास्तिक आदमी हूँ पूरी तरह। तो मुझे वो समझना बहुत ज़रूरी था कि इतना कितना मेरे पास है ये सब कुछ रिलीजन, और मैं होशंगाबाद में मंदिरों का शहर है, पला बड़ा हूँ। तो इल्हाम लिखा गया। इल्हाम मुझे याद है उसके पहले मुझे बहुत उहापोह हो रही थी और मैं हर चीज़ में रिलीजन घुस रहा था। तो मैं मैक्लोडगंज गया 1 महीने के लिए, वहाँ बहुत सारी किताबें लेके गया, वहाँ पढ़ा, मंक से मिला, और एक तरीके की बहुत बेसिक बात है कि अगर इनलाइटनमेंट मिली जाए तो हम करेंगे क्या उसका, मैं क्या कर लूँगा उसका। वहाँ से नाटक शुरू हुआ और वो पूरा नाटक ही लिखा गया उस बेसिक बात पे कि अगर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, अगर भगवान शंकर आ ही गए सामने तो मैं इनका क्या करूँगा। और उस पर पूरी एक पोइट्री है और एक नाटक है वाला। तो मुझे इस तरीके की बातें बड़ी खूबसूरत लगने लगी थी, जिसमें कहानी का शुरुआत, मध्य और अंत बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो अपने आप में एक बात संपूर्ण है, जिसका कोई मध्य और अंत और सरप्राइजिंग एंड और बिगिनिंग और वो सब का जरूरत नहीं। और तब इस काम के लिए आपने तो 2 नाटकों के अपने नाम लिए, एक इल्हाम और दूसरा वो पीले स्कूटर वाला। मुझे लगता है कि इन 2 नाटकों में आपका ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म की जो धारा है वो शायद उसमें रिफ्लेक्ट हुई, उसमें बहुत रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि आपसे पहले के जो नाटककार हुए देश भर में देखिए और दुनिया में भी देखिए, तो उनमें से किस धारा को आप कहिए कि उस लीगेसी में को इनहेरिट करते हैं? मुझे ज़्यादातर मुझे सारे नाटककार बहुत पसंद हैं। मैंने आपको बताया कि आषाढ़ का एक दिन पढ़ के मैं ज़ार रोया। गिरीश कर्नाड साहब ने जिस तरीके के नाटक लिखे हैं हमने पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन मेरे नाटक जितने भी हैं वो ज़्यादा लिटरेचर से मैं इंस्पायर्ड है या किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है, मतलब एज इन उनके विजुअल्स। तो मेरा डायरेक्शन बहुत फिल्म से इंस्पायर्ड है और पूरे नाटक लिटरेचर से इंस्पायर्ड है। तो जैसे मैंने एक नाटक किया था रेड स्पैरो, वो बिल्कुल सेल्फ इंडल्जेंस वाला नाटक था, क्योंकि मुझे सारे लेखक स्टार लगते हैं। तो उस नाटक में किरदार थे बुकोस्की, निर्मल वर्मा,
विनोद कुमार शुक्ल, देवयानी का कहना है कि देवयानी थी, उसमें काफ्का था, काफ्का का बाप था, रस्कोलनिकोव था क्राइम एंड पनिशमेंट का। तो इतने सारे पात्र मिलके वो नाटक बनाते थे और वो एक कॉमिक बुक स्टाइल में डायरेक्ट किया गया नाटक था, जिसमें सारे पात्र स्टार हैं, सारे लेखक स्टार हैं। और उसमें विनोद कुमार शुक्ल का नाम था, जिसे रोटी ना खिलाओ तो वो गिर जाता था जी। तो चूँकि मुझे वाक्य बहुत पसंद था उनके उसका, तो मैंने उनका नाम ही वो रखा था। तो ये तरीके का ट्रिब्यूट। ये कौन सा नाटक था? रेड स्पैरो। तो और ये नाटक बहुत ऑफकोर्स कम खेला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्ले था और एक तरह की बात करता था। लेकिन मुझे हमेशा, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को क्लोज फील करता हूँ लिटरेचर से, जितना ज़्यादा मैं नाटकों से या नाटककारों से क्लोज फील नहीं करता। तो मेरा सारा जो इन्फ्लुएंस है राइटिंग का, थिएटर का, वो या तो नाटकों से आता है लिखने में, और डायरेक्शन में बहुत फिल्मों से आता है, जिससे फिल्में मुझे पसंद है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही नाटक आपका देखा, इल्हाम, जो कि करीब 11-12 साल पहले देखा, और आप ठीक ही कह रहे हैं कि वो लिटरेचर से ही आता है। लेकिन एक नाटक पर ये आरोप भी लगाया जा सकता है कि उसमें नाटकीयता कम और बहुत वर्बोस और बहुत शब्द उसमें बहुत हैं, और विचार की, मंथन की एक पूरी दुनिया आप खड़ी कर रहे हैं। तो जब ऐसी कोई बहस खड़ी होती है तो आप अपने नाटक के पक्ष में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से एक तरीके का नाटक मैंने जब किए, लगभग नाटक वो लेखक डोमिनेटेड नाटक थे, जो इसमें इल्हाम भी है, बली शंभू भी है, शक्कर भी है, पीला स्कूटर भी। फिर एक समय बाद जब मैं कोरिया गया था कुछ 1 महीने के लिए राइटिंग रेजिडेंसी में, तो मैंने एक नाटक वहाँ लिखा था, लाल पेंसिल, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे पूरा लिखा नहीं था, मैंने उसके इमेजेस लिखे थे और मैंने कहा इसको मैं बतौर डायरेक्टर बनाऊँगा। और मैंने जब यहाँ आके उसको पूरा इमेज बेस्ड नाटक बनाया, जो बच्चों के लिए भी था, बड़ों के लिए भी था। तो वो लाल पेंसिल वो लेखन से बाहर चला जाता है नाटक, और वो इमेज पे जाता है। वो एक्सपेरिमेंट मैंने करना शुरू कर दिए थे। मैंने वो कलर ब्लाइंड में किया बहुत ज़्यादा, मैंने लाल पेंसिल में बहुत ज़्यादा किया, मैंने रेड स्पैरो में बहुत ज़्यादा किया। तो चूँकि आपने जो पुराना काम कर चुके हो वो वापस आप करना नहीं चाहते हो, तो ये सब उसकी वो है। लेकिन ये मैं बिल्कुल पूरी तरह मानता हूँ कि मेरे जो इनिशियल जितने नाटक हैं वो सारे डोमिनेटेड बाय राइटिंग। क्योंकि देखिएगा कि ख़ुद मराठी में हम देखते हैं कि उनका पूरा नाट्यकर्म लेखक सेंट्रिक होता है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे एडेप्टेशंस हुए, मूल नाटकों की बड़ी कमी भी रही। आप तो मूल रूप से नाटक को लिखते और उसको परिकल्पित भी करते हैं। तब ये सवाल उठता ही है कि नाटक में फिर अभिनेता के लिए, चाहे वो सिचुएशंस हों और जो थिएट्रिकलिटी हो, वो जो थिएट्रिकलिटी की जो एक मांग होती है वो कहीं छूट, मतलब वो रह जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं नाटक या मुझे कोई भी कलाकार, मुझे हमेशा प्रक्रिया इनवर्ड लगती है, आउटवर्ड नहीं लगती है। तो उसमें हमेशा एक समय लगता है आपको अपनी चीज़ें करेक्ट जगह टटोलने का और नई बात निकालने का, नई बात कहने का। तो इसलिए बाहरी रूप से कई नाटक मेरे वर्क नहीं किए, लेकिन उसका कोई जो नाटक वर्क किए उसने भी मुझे कोई ऐसा दिया नहीं कि मैं वैसे ही नाटक करने लगा। जैसे मैंने शक्कर के बाद शक्कर जैसा कोई नाटक नहीं किया। पार्क मेरा जो सबसे ज़्यादा सोशल एक प्ले है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, मैंने पार्क जैसा दूसरा नाटक किया ही नहीं कभी। तो मैं चाहता ही नहीं कि मैंने जो किया है वो दूसरी बार करूँ, रिपीट करूँ। मैं ऐसा कुछ हमेशा करना चाहता हूँ जो पहले ना किया हो, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि जो बदलाव आया। और वो सारे बदलाव आए या तो मैंने मैंने 1 महीना कोरिया में रहा हूँ, वहाँ एक अलग तरीके का लिटरेचर पढ़ा, अलग तरह के आर्टिस्टों से मिला, अलग तरीके के नाटक देखे, या मैंने दिल्ली आके कुछ अलग नाटक देखे और एक ज़ार वर्कशॉप अटेंड किया था, तो मेरे नाटकों में फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो वो एक आपकी सेल्फ जर्नी है जिससे आप गुजरते जाते हो और आपके नाटक बदलते जाते हैं, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप वही करते रहेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। अच्छा, ये एक बीच में ये भी बात आई कि जब आप भोपाल से मुंबई आए तो सिनेमा की दुनिया को हमेशा मुंबई में ही तलाशने की अब तो कोई शायद ज़्यादा मजबूरी भी नहीं रह गई है, जबकि सिनेमा थोड़ा एज ए मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के मामले में थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है, और अब हर चीज़ के लिए मुंबई या फिर कोलकाता या चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है, मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे देश में, जबकि अब हम कहीं भी सिनेमा बना सकते हैं, सिनेमा के लिए लोग बॉम्बे क्यों आते हैं। जैसे मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई हंसा, जो 5 लाख रुपए में बनाई थी, जिसको अवार्ड भी मिले, जो रिलीज़ भी हुई और अब यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है।
तो एक कैमरा था और साउंड था और हम कहानी कह रहे थे एक पहाड़ में बच्चों की। तो मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि हर गांव में जो आदमी जिसके पास कहानी है और कैमरा सबके पास 5D अवेलेबल है, साउंड की आप कर सकते हो जुगाड़, क्यों नहीं फिल्में बनाते हैं लोग? बिल्कुल बना लीजिए, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास तमाम तरीके के लगे। जैसे एक जो लड़की है असम की जिन्होंने फिल्में बनाई हैं और जाके इतने विदेश के फेस्टिवलों में जा रही हैं, वो एक कैमरा लेके स्वतः खुद रिकॉर्ड करके। रीमा दास के बारे में। रीमा दास को मैं जानता हूँ, वो थिएटर करती थी दुबे जी के साथ हमारे साथ, जब हम थिएटर करा करते थे तब वो अभिनय करने आई थी बम्बई, और उसके बाद वो वापस गई और उन्होंने सेल्फ डिस्कवर किया। जब रीमा दास एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कंट्री के लिए कि आप अपने रूट पे जाके जब आप फिल्म बनाते हो अपनी बात, वो यूनिवर्सल है, क्योंकि आपका खुद का कहा हुआ सत्य, जिया हुआ सत्य, वो यूनिवर्सल सत्य है। और वो इतना बढ़िया फ्लरिश कर रही हैं और मुझे लगता है उनकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए मेरे को लगता नहीं है वो बात जो है कि किसको, आप अपनी जगह रह के अपनी बात अगर कह देंगे, आप बात यूनिवर्सली कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुंबई में क्या नाटक, चूँकि आप ने खुद ही बताया कि ये जो नाटक आप करते हैं और इनकी जो प्रस्तुतियां हैं वो काफ़ी अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हैं, यानी उनकी व्यावसायिक अपील है उससे, तो फिर अभिनय की तरफ जाने के लिए क्या ज़रूरत रही आपकी कि अभिनय में? मैं असल में, और वो भी सिनेमा में मैंने जब तक मैं लगातार नाटक लिखता और करता गया तब तक मैंने अभिनय को बहुत दरकिनार रखा था। मैंने अगर छोटा मोटा काम दोस्तों के लिए किया होगा और थोड़ा किचन चलाने के लिए किया होगा, लेकिन मेरी कभी भी उसमें शिरकत पूरी तरह रही नहीं। लेकिन जब मैं, ये 2012 की बात है, एक तरीके के आप बदलाव से गुज़र रहा था मैं, जब मैं जितना मुझे समझ में आता है। तो उस समय मैंने कायपोछे एक फ़िल्म का मुझे किसी ने बोला कि आप करेंगे क्या, मुझे कहानी अच्छी लगी और मैंने जाके शूट किया। और जब पहली बार मेरे को अपनी इंडस्ट्री में बदलाव दिखा, मुझे बदलाव दिखा कि उसको बात कहने का तरीका, उसकी एक आसपास का पूरा वातावरण बदल चुका है, जो कि पहले नहीं था जब मैं 2002-2001 में अभिनय कर रहा था। तो मुझे वो बहुत सुंदर लगा और मुझे लगा ये एक तरीके का परफॉर्मेंस से लेके एक्टिंग से लेके सब चीज़ का बड़ा अच्छा सुंदर इज्जत बढ़ गई है, सपोर्ट बढ़ गया है, एक सिंग साउंड आ गया है, लोग बहुत मेहनत से एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उसका हिस्सा होने लगा और होने में मज़ा भी आने लगा। और दूसरी ये भी बात थी कि मैं एक थिएटर से करते करते थकान हो गई थी और मैं नया प्ले करने के पहले सोचने लगा था कि करूँ ना करूँ, लिखा रखा है लेकिन नहीं कर रहा था। मुझे लगा ये ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने शायद उसी की खोज में हंसा नाम की एक फ़िल्म भी बनाई थी, जो पहाड़ पे जाके बनाई थी, इसमें फिफ्रिस की मुझे मिला और उसे मिला। लेकिन वो सारा वो एक खोज थी कि कुछ और भी करना है, क्योंकि एक थकान आ गई एक तरीके के काम से। तो जब मैं नाटक अभिनय करना शुरू किया तो मैंने देखा एक नई तरीके की नाटक में बदलाव आया है। तो उसमें मैंने कलर ब्लाइंड जब किया तो वो एक अलग किस्म का नाटक था। चूहल एक नाटक किया जो एकदम अलग किस्म का नाटक था। तो मुझे लगा ये वेलकम बदलाव है, और अभिनय भी मैं वही करना चाहता हूँ जो अभिनय मुझे लगता है कि हाँ ये एक नई बात कह रहा है। तो अभी तक किस्मत से वैसा कुछ काम कर रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब आप नाटक कर रहे होते हैं या किसी दूसरी प्रदर्शनकारी कला के साथ, जब आप थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो कहीं एक मन में ये भी इच्छा होती है कि सिनेमा की तरफ जाया जाए। जब आप भोपाल से मुंबई आए तो इस इरादे के साथ ही आए थे कि एक दिन आपको सिनेमा में एक्टिंग करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुंबई आया था सिनेमा में और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं किसी भी तरह एक काम में चला जाऊं जिससे कि मेरे घर वालों को लगे कि ये ठीक जगह जा रहे हैं। और चूंकि पैसे होते नहीं थे, ना घर वालों के पास थे ना मेरे पास थे, तो वो एक बड़ा रिस्क था कि अगर मैं कुछ काम कर लूँगा तो एटलीस्ट उनको लगेगा हाँ ठीक है ये कर लेगा। लेकिन वो काम कभी मिला नहीं शुरुआती दिनों में, और मैंने बहुत जद्दोजहद की। लेकिन हमेशा ही जब भी मैंने नाटक की तरफ रुख किया, थिएटर करना शुरू किया, वो एक ऐसी चीज़ लगने लगी कि ये जगह जो घर है, खासकर शुरुआती दिनों में, और एक अपनापन है, इसको मैं जानता हूँ, इस ज़मीन को मैं पहचानता हूँ, तो बार बार मैं उस तरफ बढ़ता रहा। तो फिर घर वालों ने भी गिव अप कर दिया और मेरे को भी लगा कि मुझे जो इस समय मज़ा आ रहा है वही काम करना चाहिए, तो मैंने थिएटर करने लगा। लेकिन सिनेमा हमेशा शुरू से मैं सिनेमा करने के लिए आया था, लेकिन जब सिनेमा मिलने लगा तब मैंने सबसे पहले सिनेमा ही छोड़ा
और थिएटर को हाँ बोला। जो 2002 से जब मैंने जजंतरम आमंत्रण की थी, मुझे काफ़ी काम मिलने लगा था और मुझे लगा नहीं है, मुझे नहीं करना है। और अभी जिस सिलसिले में आप यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, ये भी कोई एक फ़िल्म का ही कोई सिलसिला है शायद? मैं आया हूँ, एक सीरीज़ है जो अमेज़ॉन के लिए हम लोग बना रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना सबसे बेहतरीन काम ये कर रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, पॉलिटिकल सटायर है, बहुत खूबसूरत बन रहा है। तो उस सिलसिले में मैं शूटिंग करने आया हूँ। और इसके अलावा एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। ये एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा की कहानी क्या है, ज़रा समझाइए, क्योंकि ये फ़िल्म तो पहले हम देख चुके हैं, और लेकिन ये किसी तरह का शायद कोई रीमेक है या क्या है इस कहानी? एल्बर्ट पिंटो असल में सौमित्र रानडे ने बनाई है। सौमित्र रानडे अजीज़ मिर्ज़ा के जजंतरम आमंत्रण हमने किया है काम। वो सौमित्र रानडे अजीज़ मिर्ज़ा के बड़े शागिर्द हैं, सईद के, और क्या कहते हैं, उन्होंने जब वो जे आर्ट स्कूल में थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने एल्बर्ट पिंटो देखी थी और सारा कुछ छोड़ के वो FTI चले गए थे फिल्म मेकिंग में। तो एक तरीके से जीवन में उनके बदलाव इसी फिल्म से आया था। तो उन्होंने एक फ़िल्म लिखी और उन्होंने सईद के पास गए कि ये फ़िल्म मैंने लिखी है, स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा तो एल्बर्ट पिंटो लिखी है तुमने? तो उनको लगा ये तो मैंने इतने साल बाद एल्बर्ट पिंटो लिखी है, जो अलग किस्म का एक एल्बर्ट है। तो एक नई सी कहानी थी, जो स्पिरिट एल्बर्ट पिंटो वाली है, और किरदार के नाम से मैं फिल्म पूरी अलग है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरे पास आए, और जब मैं थिएटर करता था काफ़ी, तो उन्होंने कहा ये फ़िल्म करनी है, तो उन्होंने कहा बननी चाहिए, बड़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। तो हम सब ने फ्री में काम किया, मैंने, नंदिता, सौरभ शुक्ला, सब ने, और अब ये फिल्म बन रही है। आप लेकिन एक ही टाइटल से 2 फिल्में बने, तो ये तो एक मिसलीडिंग दर्शक के लिए होता है कि या वो उसी फिल्म का कोई सीक्वल है या रीमेक है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा मतलब सीक्वल नहीं है, लेकिन स्पिरिट है। मतलब मेरे को लगता है कि वो एसेंस बहुत वो है, सेम है, और फिल्म अलग है एकदम। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये इसका संबंध उसी एल्बर्ट से है, क्योंकि एक गुस्सा है, यूथ का गुस्सा है, जो चीज़ें अगल बगल घट रही हैं उसका। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। 12 तारीख को रिलीज़ हो रही है। ये उन तरीके की फिल्म है जो मुझे लगता है मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे दूसरी फिल्म म्यूज़िक टीचर है, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पे आ रही है 19 को, वो भी एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत खूबसूरत लिखी थी, और मुझे लगा ये बननी चाहिए, तो लगभग फ्री में वो मैंने फिल्म की। तो ये मेरे ख्याल से ये मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, जो मेरे को बार बार खींचता है कि एक अच्छा काम अगर लिखा गया है तो उसको उसकी परिपक्वता तक पहुँचाने में अगर मैं सहायक हूँ तो होना चाहिए। तो ठीक है मानव जी, हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे इस बातचीत में, अभी आप कह सकते हैं। मैं आपका लेखन बहुत पसंद करता हूँ ये कहना चाहता हूँ। मैंने राम रोटी आपका ब्लॉग बहुत पढ़ा है, और जब ब्लॉग की दुनिया में सब लोग लिख रहे थे और आप भी बहुत लिख रहे थे, उस समय आपका ब्लॉग जो है मुझे पता है सेव टॉप पे रहता था कि आप जो भी नया लिखे मैं पढूं। और वो एक्चुअली हमारी वो मुहिम बहुत अच्छी है, और आजकल वही ब्लॉग के जो राइटर हैं वो सब छप रहे हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने भी ब्लॉग शुरू किया, और ब्लॉग के बाद मेरी भी किताबें छपी हैं। आपकी कितनी किताबें छप गई? मेरी 3 किताबें छपी हैं अभी तक, ठीक तुम्हारे पीछे, प्रेम कबूतर और तुम्हारे बारे में, और एक कविता संग्रह और एक कहानी संग्रह छपने वाला है। तो ठीक है, हम आगे भी आपकी इसी तरह लेख की प्रगति होती रहे और आप इस तरह आगे बढ़ते रहें। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं मानव जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे लेखक, रंगकर्मी और अभिनेता मानव कौल प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।